सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। पूरी डिटेल में बात करेंगे हर चीज के बारे में। आपको मुश्किल से 20 से 30 मिनट मेरे को देनी है। आपके ग्राम सचिव से संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे सही हो जाएंगे। सबसे पहले है पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या है? जो पंचायती राज है इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? वहीं के लोगों के द्वारा खुद का शासन। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे ये गांव हो गया, इसमें हो गए 3000 लोग। तो ये 3000 लोग क्या करेंगे? इनमें से ही एक सरपंच को चुनेंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं? पंचायती राज। इसकी ना परिभाषा देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधी पूछ सकता है। जैसे ये पूछ लेगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? ये क्या है? विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना। जैसे स्थानीय स्तर हो गया गांव, या फिर ब्लॉक हो गया, या फिर जिला हो गया। इनमें सत्ता को विभाजित कर दिया, यानी बंटवारा कर दिया। जो गांव है यहाँ पर बना दी ग्राम पंचायत, और ब्लॉक में बना दी पंचायत समिति, और शहर में बना दी जिला परिषद। तो इस तरह सत्ता के बंटवारे को कहा गया है विकेंद्रीकरण। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ग्राम पंचायत किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? विकेंद्रीकरण का। तो ये भी ध्यान में रखना। और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जो ग्राम पंचायत है ना, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। और जो ग्राम पंचायत है इसका चुनाव होने के बाद सरपंच बनता है 5 साल के लिए। इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि सरपंच का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा चुनाव कितने महीने के अंदर अंदर होने चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 महीने। या पूछ लेगा सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज की स्थापना। देखो, आपने सुना होगा चोल साम्राज्य। तो इस चोल साम्राज्य को पंचायती राज, या फिर कह दो इसको स्थानीय स्वशासन, इसका जनक माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन गया कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? चोल साम्राज्य। अगर पूछ ले आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर बदल जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। वैसे स्थानीय स्वशासन का जनक है चोल साम्राज्य, लेकिन आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, जिसने 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, आपको ध्यान में रखना है। यानी जो भी मैं बात बोलता हूँ वो हर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकलते हैं। देखो, पंचायती राज को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। ये आपको ध्यान में रखना है। जो स्थानीय स्वशासन है इसका काल माना जाता है 1880 से 1884। अभी हम बात कर रहे थे 1880 से 1884। उसके बाद क्या हुआ? 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत जो प्रांत हैं उनमें क्या कर दिया? दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू की? 1919 में। कौन से अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसको व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 40। इसको समझिएगा ध्यान से। जो अनुच्छेद 40 है ना, इसमें पंचायत का वर्णन किया गया है। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसको। जो अनुच्छेद 40 है, देखो संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो उसमें अनुच्छेद 40 भी था, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बता रखा था। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो कॉमन सी बात है, अनुच्छेद 40 भी कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। जो अनुच्छेद 40 है इसमें एक लाइन लिख रखी है जिसमें बता रखा है कि भी कोई भी राज्य अगर चाहे, यानी अगर उसकी इच्छा हो, तो वो पंचायत बना सकता है। यानी सब कुछ राज्य की मर्जी पे निर्भर करता है। और यहाँ से एक पॉइंट और बनता है, जो अनुच्छेद 40 है ये किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब हम छोटी क्लासों में थे तो हमारा एक चैप्टर होता था नैतिक शिक्षा। उस सब्जेक्ट के ना तो हमारे नंबर जुड़ते थे, बस हम एग्जाम दे के आते थे।
चाहे उसमें फेल हो या पास हो, कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि उसके नंबर जुड़ते ही नहीं थे। इसी तरह है आर्टिकल 40 जिसमें बता रखे ग्राम पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ, जो राज्य सरकार है उसकी मर्जी है कि ग्राम पंचायत बनाए या ना बनाए, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। यानी राज्य सरकार की मर्जी है कि वो पंचायत बनाए या ना बनाए। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने सोचा कुछ ऐसा संशोधन किया जाए जिससे हर राज्य को पंचायत बनानी पड़े, तो इसी के लिए 73वां संशोधन किया गया। कब? 1993 में। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। बस इतना बता देता हूँ, जो 73वां संशोधन है ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि 40वें अनुच्छेद में जो ग्राम पंचायत है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। ये सिर्फ राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर था कि वो पंचायत बनाए या ना बनाए। इसी को जरूरी करने के लिए 73वां संशोधन किया गया था। तो इसीलिए 73वां संशोधन करके जो आर्टिकल 40 है ना, इससे पंचायत को ले जाया गया 243A में, जिसमें क्या हो गया, हर राज्य में पंचायत होनी आवश्यक है। यानी जरूरी कर दिया भाई, ये तो काम करना ही पड़ेगा आपको। पहले क्या होता था, कोई दबाव नहीं था, भाई आपका मन करे तो बना लो पंचायत, नहीं मन करता तो रहने दो। लेकिन अनुच्छेद 243A के अनुसार हर राज्य में पंचायत होनी आवश्यक है, यानी जरूरी है। इसका एक अपवाद भी है, जो नागालैंड है, मणिपुर और मेघालय है, इनमें ग्राम पंचायत नहीं है। एक होता है जनपद, यानी कई ग्राम पंचायतों का समूह, जिसको कहते हैं BDO। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। 1957 में योजना आयोग, जिसको आज के टाइम नीति आयोग कहते हैं, इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इसके अध्ययन के लिए एक कमेटी बना दी, यानी समिति बना दी, बलवंत राय मेहता समिति। और इसने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें क्या बताया कि पंचायत होनी चाहिए त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर की ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर की पंचायत, उसके बाद जिला स्तर की जिला परिषद। इस समिति की भी पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, तो उसके बाद 1 अप्रैल 1958 को इसको लागू कर दिया गया। तो इसी के बाद भारत में पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव है बगदरी। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय के थे ये प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन क्या बन गया, पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? राज्य की बात करें राजस्थान, अगर जिले की बात करें नागौर जिला, अगर ज्यादा ही डीप में पूछेगा तो गांव का नाम पूछ लेगा, तो क्या है? बगदरी। अगर ये पूछे किसने उद्घाटन किया, तो ये किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नॉर्मली क्या पूछता है, राज्य का नाम या फिर जिले का नाम, किस जिले में हुई? आंसर आएगा नागौर। राज्य पूछ ले तो राजस्थान। और ये कितने स्तरीय थी? 3 स्तरीय। इसके बाद 1959 में ही दूसरी पंचायत का उद्घाटन किया। पहली खुली राजस्थान में, दूसरी खुली थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? महबूब नगर में। और ये कब खुली? 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को। लेकिन इन पंचायतों को अभी तक भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। वो कब मिला था? 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को। इसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है वीडियो के आगे। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने से पहले कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कमेटी बनाई थी, मैंने बताया अभी अभी, बलवंत राय मेहता समिति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। इसीलिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कब? 1956 में। तो इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया गया। इस समिति में क्या बता रखा था कि जो पंचायत है वो 3 स्तरीय होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से सबसे निम्न कौन सी है? तो ये है ग्राम पंचायत। मध्यम कौन सी है? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर कौन सी है? जिला परिषद। तो आगे आपको समझ में। और जो समिति है इसने सुझाव दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, और साथ में पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का भी सुझाव दिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूछ लेगा
कि सबसे पहले किस समिति ने कहा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। यह पूछ लेगा बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1957 में। इसको लागू कब किया गया? 1958 में। ये सारी जानकारी मैंने दे रखी है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक पॉइंट आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति। कब आई? 1977 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? अशोक मेहता ने। और इसका उद्देश्य क्या था? जो बलवंत राय मेहता समिति थी ना, उसमें जो कमियां उत्पन्न हो गई थी, यानी जो कमियां आ गई थी, उनको दूर करना था। तो इस समिति में 13 सदस्य थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की। और इसने क्या कहा कि 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, एक मंडलीय स्तर पर, दूसरा जिला परिषद स्तर पर। और इसने क्या कहा था? जो ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति है, इनको समाप्त कर देना चाहिए। और साथ में अशोक मेहता समिति ने कहा था जो राजनीतिक दल हैं, इनको अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर हिस्सा लेना चाहिए। और इस समिति को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो उसके बाद आई थी GV.K. राव समिति। कब आई थी? 25 मार्च 1985 को। और इसको नियुक्त किया था योजना आयोग ने, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नीति आयोग। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसकी स्थापना कब हुई। जो GV.K. राव समिति थी, इसने 1985 में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। कब? दिसंबर में। इसका कहना था जो पंचायती राज है इसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए और ये 4 सत्र का होना चाहिए। और फिर इसके बाद आई LM सिंघवी समिति, जिसको कहते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। देखो जो यहाँ पे ये नाम है ना, ये हैं इस समिति के अध्यक्ष, ठीक है। जैसे ये होगी PK थुंगन, तो ये कौन है? इस समिति के अध्यक्ष, यानी उस अध्यक्ष का नाम और पीछे लगा दिया समिति। हर समिति में ऐसा ही कर रखा है। तो ये समिति बनाई गई थी 1986 में और इस समिति ने कहा था 3 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ कहा था जो पंचायत है इनको आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद आई थी PK थोंगल समिति। ये कब आई? 1988 में। इसने सिफारिश की थी जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद आई गाडगिल समिति। कब आई? 1988 में। इस समिति का काम क्या था? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको शक्तिशाली यानी प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, ये पता लगाना था। और इसी समिति की सिफारिश से संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसके बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और पंचायती राज को दर्जा मिला था 1993 में 73वें संशोधन के द्वारा। इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले करते हैं 73वां संशोधन। जो 73वां संशोधन है ये 1992 में हुआ था। इसे समझो, हुआ क्या था? जो 73वां संशोधन है ना, 1992 में लोकसभा में पेश किया गया, पारित भी हो गया। और फिर राज्यसभा में पेश हुआ, इसमें भी पारित हो गया। कब हुआ पारित? 22 दिसंबर 1992 को हो गया लोकसभा में पास, 23 दिसंबर 1992 में हो गया राज्यसभा में पास। इसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति साइन करता है, जिसके बाद ये कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति ने साइन कब किए? 20 अप्रैल 1993 को। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू हो गया। और जो 73वां संशोधन है ये कौन सी अनुसूची में था? 11वीं अनुसूची में। और बात करें संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 9 में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कौन सी अनुसूची में? 11वीं में। कौन से भाग में? 9 में। और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हरियाणा में तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसे भी समझो, हुआ क्या था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया पूरे भारत में। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा कि आपके पास 1 साल है। सभी राज्यों को बोल दिया कि आपके पास 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आप इसे संवैधानिक दर्जा दे दें और पंचायती राज को लागू कर लें। तो इसीलिए जो हरियाणा है इसने 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज लागू किया था। इसीलिए आता है हरियाणा पंचायती राज 1994। आगे बात समझ में। वैसे आपकी जानकारी के तौर पे बता दूं, जो हरियाणा पंचायती राज 1994 है इसमें 280 तो हैं धाराएं और अध्याय लेसन यानी पार्ट कितने हैं? 22।
जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जब 1992 में पंचायती राज लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव, जिनको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। अब देखो, हमें प्रधानमंत्री के बारे में पता लग गया। अब राष्ट्रपति ने साइन किए हैं तो राष्ट्रपति के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से राष्ट्रपति ने साइन किए। तो उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और ये कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के। और कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के। ये तो बता दी मैंने सेंटर की बात। अब ये भी पूछ सकता कि हरियाणा में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे? तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल। बात करें राज्यपाल की तो ये कौन थे? धनिक लाल मंडल। आपको याद रखना है, राज्यपाल थे मंडल और मुख्यमंत्री थे भजन लाल। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जो हरियाणा है, इसमें पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। और उसके बाद 24 अगस्त 1994 को हरियाणा में चुनाव नियम आया था। क्या था? चुनाव नियम। और फिर 16 फरवरी 1995 को पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ था। ये बात कर रहा हूं मैं हरियाणा की। और जब संविधान बना था तो उसमें थी 8 अनुसूचियां। क्योंकि बात अनुसूची की आई है तो हमें पता होना चाहिए। जब संविधान बना उसमें थी 8 अनुसूचियां, इस समय है 12। जो पंचायती राज है ये है 11वीं अनुसूची में, और जो पंचायती राज है इसमें है 29 विषय। और पंचायती राज का वर्णन है अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। अभी मैंने बताया था पंचायती राज की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहले है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार आता है। दूसरे नंबर पे है भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरे नंबर पे है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। चौथे नंबर पे पशु डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन। पांचवें नंबर पे मत्स्य उद्योग। सातवें नंबर पे है लघु वन उपज विषय। आठवें नंबर पे लघु उद्योग। नौवें नंबर पे खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। 10वें पे ग्रामीण आवासन। 11वें पे पेयजल। 12वें पे ईंधन और चारा। उसके बाद सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। उसके बाद है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। उसके बाद है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। और 17वें नंबर पे शिक्षा। 18वें पे है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। उसके बाद है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल हैं। कौन से? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय। उसके बाद है परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूछ लेगा 11वीं अनुसूची में 24वां विषय कौन सा है? तो कौन सा है? परिवार कल्याण। तो इस तरह आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके बाद है दुर्बल वर्गों का विशिष्टता और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 28वें नंबर पे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। 73वां संशोधन हो गया। अब बात कर लेते हैं 74वें संशोधन की। ये भी सेम है। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हुआ था। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पास हुआ। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन किए और 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। जो 73वां संशोधन है, जिसमें बता रखा है पंचायती राज, वो लागू हुआ 1 अप्रैल 1993 को। जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या है? नगर पालिका, जो आते हैं 12वीं अनुसूची में। बात करें भाग की तो ये आते हैं भाग 9A में। इसमें 18 विषय हैं, मैंने बताए थे। और ये है अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। आपने एक नाम सुना होगा, मैग्स्थनीज। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। कौन सी शताब्दी में? 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसकी पुस्तक में नगर के शासन का वर्णन किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे पहले किस पुस्तक में नगर का वर्णन किया गया है? तो क्या आएगा? इंडिका। किसने किया? मैग्स्थनीज ने। और इसके अलावा 1687 में जो ब्रिटिश हैं, इन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की थी। मद्रास को अब क्या कहते हैं? चेन्नई।
तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन से शहर में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, मद्रास या फिर चेन्नई। और उसके बाद 1793 में चार्टर अधिनियम के तहत मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, जिसको आज के टाइम कहते हैं मुंबई, इन तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1793 में चार्टर अधिनियम के तहत किन 3 महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो आंसर किसको लगाओगे, डी को। या फिर ये पूछ लेगा सबसे पहले किस शहर में नगर निगम की स्थापना हुई। तो आंसर क्या आएगा, चेन्नई यानी मद्रास। हो गया क्लियर। अब देखते हैं अगला पॉइंट। जो बंगाल है इसमें नगरीय शासन प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, 1842 में। किस अधिनियम के तहत, बंगाल अधिनियम के तहत। और 1882 में उस समय के वायसराय लॉर्ड रिपन ने नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार किया था। जो नगरपालिका है या नगर परिषद है, इसका संबंध छोटे नगरीय क्षेत्रों से है। बड़े नगरों के लिए क्या है, नगर निगम, यानी जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है वहां पर होगी नगरपालिका, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पर होगी नगर निगम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो महिला है इनके लिए आरक्षण उस समय तो था 33%, लेकिन आज के टाइम कितना है, 50%। ये पूछ सकता है कि पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो कितने प्रतिशत है, 50%। ये आप ध्यान में रखना। और ये बात मैं बता चुका हूँ। जो नगरीय संस्थाएं हैं ये चुनी जाती हैं 5 साल के लिए। कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इनका चुनाव कराया जाता है। जैसे कोई सरपंच हो गया, उसके हैं 2 बच्चे, अगर उसके तीसरा बच्चा हो गया तो वो ऑटोमेटिक सरपंच पद के लिए अयोग्य हो जाएगा, यानी उससे सरपंच का पद छीन लिया जाएगा। और ये नियम लागू हुआ था 21 नवंबर 1995 को। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर विधानसभा का चुनाव की बात करें तो उसमें है 25 वर्ष। वोट डालने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष। और मैंने बताया था 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो वो 18 विषय कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नगरीय योजना, उसके बाद है भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, समाज के दुर्लभ वर्गों के जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति आते हैं उनके हितों की रक्षा, गंदी बस्ती का सुधार, नगरीय निर्धनता का उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, शवगाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह गृह, काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण आता है, सार्वजनिक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप जैसी जन सुविधाएं भी हैं, वधशालाओं और चरम शोधशालाओं का विनियम। तो ये 18 विषय हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की। भारत में 3 स्तरीय पंचायत है, ये मैंने बता दी। जो पंचायत है इसकी सबसे बड़ी इकाई है जिला परिषद, सबसे छोटी है ग्राम पंचायत और मध्यम कौन सी है, पंचायत समिति। जो हरियाणा में पंचायती राज है इसमें महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50%। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, सरपंच, पंचायत समिति का प्रमुख चेयरमैन, जिला परिषद का प्रमुख अध्यक्ष। हरियाणा में सबसे युवा सरपंच कौन बनी थी, रेखा रानी, जो फतेहाबाद से हैं। हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत कितनी है, 6311, जबकि इससे पहले कितनी थी, 6205। 106 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। हरियाणा में कुल पंचायत समिति हैं 126, जिला परिषद हैं 22। हरियाणा में सबसे अधिक गांव किस में है, यमुनानगर में। सबसे कम गांव है फरीदाबाद में। जो पंचायती राज है इसका स्वर्णकाल कहते हैं 1880 से 1884 तक। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु चाहिए 21 वर्ष, वोट डालने के लिए चाहिए 18 वर्ष। हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, 11। 11वां कौन सा है, मानेसर, जो कि पड़ता है गुरुग्राम में। हरियाणा में ई संवाद पंचायत कब लागू हुई, 26 अप्रैल 2015 को। बात करें सैलरी की, जो पंच हैं या फिर मेंबर हैं
इनकी सैलरी है 1,000 प्रति महीना और सरपंच की सैलरी है 3,000। नगर पालिका के अध्यक्ष की सैलरी 6500 रुपये। पंचायत समिति के चेयरमैन की सैलरी 7,500 यानी 7,500 रुपये। जिला परिषद के अध्यक्ष की सैलरी 10,000 रुपये। देश में सबसे युवा मेयर कौन है? आर्य राजेंद्रन। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है? रेशमा मरियम। राजीव गांधी पंचायती राज एवं समुदाय केंद्र कहाँ पे है? करनाल के नीलोखेड़ी में। पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी और राजीव गांधी। और कौन समर्थक नहीं थे? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? C राजगोपालाचारी ने। 73वें संविधान संशोधन की अभी पालना करने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। देश की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। वर्तमान में पंचायत विभाग के विधान सचिव कौन है? सुधीर राजपाल। और मैंने बताया था जो हरियाणा पंचायती राज है इसमें 280 धाराएं हैं और पंचायती राज में 22 अध्याय हैं। वो 22 अध्याय कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले है परिभाषा। अध्याय 2 में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसके बाद है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का गठन। चौथे अध्याय में ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियाँ। अध्याय 5 में बता रखी हैं ग्राम पंचायत के वृत्त और काराधार। उसके बाद ग्राम पंचायतों का नियंत्रण, पंचायत समिति की कार्यप्रणाली, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद पंचायत समिति के कार्य और शक्तियाँ, पंचायत समिति के वृत्त व काराधार। अध्याय 12 में है पंचायत समिति का निरीक्षण। अध्याय 13 में जिला परिषद। अध्याय 14 में जिला परिषद के कार्य और अध्याय 15 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारी। उसके बाद आता है जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य। फिर है जिला परिषद की संपत्ति, वृत्त व कर। अध्याय 18 में है जिला परिषद का निरीक्षण। अध्याय 19 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और परिषदों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित। अध्याय 20 में चुनाव संबंधी नियम है। अध्याय 21 में अन्य नियम और अध्याय 22 में ग्रामीण विकास। और पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। और जिला परिषद के पदेन सदस्य कौन होते हैं? सांसद और विधायक। गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है और ब्लॉक में किया जाता है पंचायत समिति का। जिला लेवल पे होता है जिला परिषद का निर्माण। और पंचायती राज के आय का साधन क्या है? अनुदान। भारत में पहला नगर निगम कौन सा था? चेन्नई। और हरियाणा का कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं। देखो हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं हैं। अब सभी तो करा नहीं सकते, जो इम्पोर्टेंट हैं वो करवा देते हैं। जो ग्राम पंचायत हैं इनका वर्णन है धारा 7 से 54 तक। अध्याय की बात करें तो 3 से 5 तक है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति की धाराओं की बात करें तो इनका वर्णन है धारा 55 से 116 तक। बात करें अध्याय की तो 7 से लेकर 12 तक है पंचायत समिति। जिला परिषद की धाराओं की बात करें 117 से है 160। और बात करें अध्याय की तो ये है 13 से 18 तक। जो धारा 1 है इसमें बताया गया है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के बारे में। धारा 2 में है परिभाषा। किसकी? ग्राम सभा की, पंचायत समिति की और जिला परिषद की। जो ग्राम पंचायत है इसको भंग करने की बात धारा 52 में की गई है। जो पंचायत के फंड हैं इसकी बात धारा 98 में की गई है। और पंचायत समिति को भंग करने की बात की गई है धारा 110 में। जिला परिषद भंग करने की बात की गई है धारा 158 में। ग्राम पंचायत के सरपंच के कार्यकाल की बात की गई है धारा 10 में। पंचायत समिति के चेयरमैन के कार्यकाल की बात की गई है धारा 62 में। जिला परिषद के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के कार्यकाल की बात की गई है धारा 123 में। ग्राम पंचायत में आरक्षित सीट की बात की गई है धारा 9 में। और पंचायत समिति में आरक्षित सीट की बात की गई है धारा 59 में। और जिला परिषद में आरक्षित सीट की बात की गई है धारा 120 में। जिला परिषद की कमेटी की बात की गई है धारा 139 में। ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है धारा 7 में। ग्राम पंचायत की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होंगी? ये होंगी 3। पंचायत समिति की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होंगी? ये होंगी 6। जिला परिषद की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो ये भी है 6। ग्राम पंचायत के बजट की बात किस धारा में की गई है? 43।
पंचायत समिति के बजट की बात की गई है धारा 102 में, और जिला परिषद के बजट की बात की गई है धारा 152 में। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम तो 6 और ज्यादा से ज्यादा 20। ग्राम पंचायत के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात कौन सी धारा में की गई है? 47। पंचायत समिति के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात की गई है धारा 108 में। जिला परिषद के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात की गई है धारा 159 में। ग्राम पंचायत के नियंत्रण से संबंधित बात कौन सी धारा में की गई है? धारा 46 से 54 तक। पंचायत समिति के नियंत्रण से संबंधित बात कौन सी धारा में की गई है? 106 से 16। जिला परिषद के नियंत्रण से संबंधित बात कौन सी धारा में की गई है? 155 से 160। ग्राम पंचायत में मेंबर को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का जिक्र किस धारा में किया गया है? धारा 10 में। पंचायत समिति में मेंबर को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का अधिकार किस धारा में हुआ है? यह है 62A में। जिला परिषद में मेंबर को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का जिक्र किस धारा में है? धारा 123A में। ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य किस धारा में बताए गए हैं? धारा 21 में। पंचायत समिति के कार्य और कर्तव्य कौन सी धारा में बताए गए हैं? 75 में। जिला परिषद के कार्य और कर्तव्य बताए गए हैं धारा 137 में। पंचायत समिति के गठन की बात धारा 56 में की गई है। ग्राम पंचायत के गठन की बात धारा 7 में की गई है। जिला परिषद के गठन की बात 117 में की गई है। ग्राम पंचायत की पहली बैठक की बात धारा 11 में की गई है। जिला परिषद की पहली बैठक की बात धारा 121 में की गई है। और जो अनुच्छेद 243 है ये 2 भागों में बांट रखा है, एक में है ग्राम पंचायत और एक में है नगर पालिका। जो अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक है ये है ग्राम पंचायत, और जो अनुच्छेद 243P है इससे लेकर अनुच्छेद 243ZG तक क्या है? नगर पालिका। और ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। जो अनुच्छेद 243 है इसमें 243A से लेकर 243O तक क्या है? ग्राम पंचायत। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बता रखा है। जो अनुच्छेद 243 है इसमें बता रखी है ग्राम पंचायत की परिभाषा। 243A में ग्राम सभा, बी में ग्राम पंचायत का गठन, सी में ग्राम पंचायत की संरचना, फिर सीटों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि, और एफ में है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, जी में पंचायत के अधिकार, शक्ति और दायित्व, एच में पंचायतों द्वारा टैक्स लगाने की शक्तियां, और 243I में वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए वित्त आयोग का गठन। और इस आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। और जो जे है ये पंचायत के ऑडिट ऑफ अकाउंट से संबंधित है। 243K में पंचायत के चुनाव, एल में संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना, उसके बाद 243N में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, और 243O में चुनाव संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, और उसके बाद 243P से 243ZG तक क्या है? नगर पालिका। सेम है इसमें भी, पहले परिभाषा है, फिर नगर पालिका का गठन है, नगर पालिका की संरचना है, वार्ड समितियों का गठन है, सीटों का आरक्षण, नगर पालिका की अवधि, ये आप देख सकते हैं सारा। ठीक है, इसे पढ़ लेना एक बारी, क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम विकास और शहरी विकास के लिए 2 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें से एक का नाम है HRDA और दूसरे का नाम है हुड्डा, जिसको आज के टाइम पे कहते हैं HSVP। जो HRDA है इसको कहते हैं हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो HUDA यानी हुड्डा इसको कहते हैं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आज के टाइम में क्या कहते हैं? HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। 1 जून 2017 से पहले इसका नाम था हुड्डा, लेकिन 1 जून 2017 को हुड्डा का नाम बदलकर HSVP कर दिया। इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में, और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, जो कि हैं मनोहर लाल खट्टर, और इसके उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन होते हैं मुख्य सचिव। तो इसमें कौन है? विजय वर्धन। कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है? जिन गाँव में जनसंख्या 10,000 से अधिक है उनका विकास ना शहरी तर्ज पर किया जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे 116 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है। वैसे इसका उद्देश्य क्या है? गांव की आबादी को शहरों में जाने से रोकना। उसके बाद है ग्राम सचिवालय। इसमें क्या है? गांव में सचिवालय बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है? सरपंच के लिए अलग कमरा, पंचों के लिए अलग कमरा,
ग्राम सचिव के लिए अलग कमरा, जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी या फिर ग्राम सभा होगी उसके लिए एक अलग से हॉल बना रखा है। जो पुरुष है या फिर महिला हैं उनके लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, यानी शौचालय। उसके बाद है नरेगा, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 में आया था, लेकिन सबसे पहले लागू हुआ 1 फरवरी 2006 में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर रख दिया मनरेगा, यानी आगे क्या लगा दिया? महात्मा गांधी। बाकी सेम रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या दी जाती है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी, यानी 1 साल में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। नरेगा और मनरेगा की फुल फॉर्म मैंने बता दी है आपको। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में नरेगा कब आई? तो ये आई 2008 में। 2011 में जनगणना की कौन सी योजना थी? 15वीं। और 2021 में कौन सी है? 16वीं। और 1872 में लॉर्ड रिपन ने जनगणना की शुरुआत की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1872 में। लेकिन नियमित रूप से लागू कब हो गई थी? 1881 में। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम जनसंख्या दर कब घटी थी? ये घटी थी 1921 में। और सबसे ज्यादा बढ़ी कब थी? ये बढ़ी थी 1961 से 71 तक। कितने प्रतिशत? 24.5%। अगर आप सरपंच को हटाना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कितने प्रतिशत मत डालना पड़ेगा? 67%, यानी 2/3। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। गांव में है 3000 लोग। अगर 3000 में से 2000 लोग वोट डालते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं, किसको? सरपंच को, तो सरपंच को हटा दिया जाएगा। और इस फैसले को क्या कहते हैं? राइट टू रिकॉल। और मैंने बता दिया था पंचायती चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 50%। और बीसीए को 8% है। और इसके लिए हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन किया गया 2020 में। और इसको किसने पेश किया? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। और हाँ, जो राइट टू रिकॉल है ये कब लागू होगा? जैसे आज सरपंच चुना गया तो इसके 1 साल बाद आप राइट टू रिकॉल लगा सकते हैं, जिसमें आपको 67% सरपंच के खिलाफ वोट देने होंगे। अगर 67% लोगों ने वोट नहीं दिए तो आप अगले 1 साल तक उस पर राइट टू रिकॉल नहीं लगा सकते। यानी 1 साल में सिर्फ एक बार लगाया जा सकता है राइट टू रिकॉल।